आइए यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। और मूल अधिकार में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं हमारे पास? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, ये हमने आपको बताया था। 6 में से कौन कौन है? तो एक है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक उसी प्रकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका एक ट्रिक हमने आपको कल बताया था। उसी प्रकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ठीक वैसा ही है जिसको आप बोलते हो शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के पहले ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा 2 और अधिकार हैं, जिसको एक तो आप कहते हो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और एक है जिसको आप कहते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार का मतलब भी यही। मूल अधिकार में इस प्रकार के 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। हमने आपको ये भी बताया था कि समानता का अधिकार में कुल मिलाकर के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 आर्टिकल दे रखे हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में 19, 20, 21 और 22 ये 4 आर्टिकल दे रखे हैं। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 दे रखा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आपको 25, 26, 27, 28 दे रखा है। ठीक है, फिर आप इधर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में क्या दे रखा है? तो 29 एंड 30 दे रखा है। और इधर संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 32, 33, 34 एंड 35 इतने आर्टिकल्स अलग अलग वे में आपको दे रखा है। अब हमारा आज का टॉपिक, हम आर्टिकल 12 और 13 देख चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा समानता का अधिकार। चलिए फटाफट इसको करने का प्रयास करते हैं। कई बार मेंस में, प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, मेंस में भी शॉर्ट नोट्स के तौर पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समानता का अधिकार जेपीएससी पूछ चुका है और पूरी संभावना है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, इनमें से किसी एक पर शॉर्ट नोट्स तो एक आ ही जाता है। मतलब 40 में से 20 नंबर का क्वेश्चन मान के चलिए यही है। ठीक है, चलिए आगे। तो हमारा भी टॉपिक क्या है? टॉपिक है फंडामेंटल राइट में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, देखिए राइट टू इक्वालिटी। और इस समानता का अधिकार में हम सबसे पहले जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसको आप कहते हैं आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 को वास्तव में 2 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, एक भाग जिसको आप कहते हो विधि के समक्ष समता, समक्ष समता, और एक भाग जिसको आप कहते हो विधियों के समान संरक्षण, समान संरक्षण। 2 बात, 14(1), 14(2) इसको बोल सकते हैं। विधि के समक्ष समता मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधियों का समान संरक्षण का मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो विधि के समक्ष समता बस इतनी सी बात कहता है कि कानून या विधि के समक्ष हर व्यक्ति, हर नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, वो समान है। राइट, याद रखिएगा, ये कहता है। और विधियों का समान संरक्षण का ये भाव है कि जब समानता होगी, समान परिस्थितियां होंगी, तभी समान विधि को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात ना? यानी विधियों के समान संरक्षण कह के एक तरीके से इस आर्टिकल के जरिए सकारात्मक भेदभाव को भी भारतीय संविधान में एक्सेप्ट किया गया। सकारात्मक भेदभाव कहने का मतलब एक ऐसा भेदभाव जो कि समानता को लाने के लिए किया जा रहा है। राइट, है ना? और यहीं से एक तरीके से आरक्षण के पीछे का तर्काधार या जिस प्रकार की चीजें यहीं से निकल करके आती हैं कि भाई समान परिस्थितियां हों तब समान कानून लागू हो, ये कह रहा है। राइट, तो ध्यान रखिएगा।
तो विधि के समक्ष समता, ये जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है? ये कंसेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से। ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं विधियों के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूएसए से। करेक्ट, ये बात आपको याद रखिएगा। यानी सभी व्यक्ति पर एक समान विधि लागू होगी, ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्री रहे जिसका नाम है डाइसी। डाइसी नामक एक विद्वान रहे। इस डाइसी का ही देन है, डाइसी का ही प्रभाव है। तो चाहे कि कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, कोई भाषा बोलता हो, कहीं का जन्मा हो, सबके लिए समान विधि होगा। और विधियों का समान संरक्षण कहने का मतलब क्या होगा कि भाई अगर परिस्थितियां अलग अलग हैं तो हम अलग अलग विधि को भी अप्लाई करेंगे, ये बात कहा गया है ना। जैसे समान, सभी पर समान करारोपण संभव नहीं है। किसी को 10% लीजिए, किसी को 20% लीजिए, किसी को 30% लीजिए, जो ऐसी बातें हैं, इस प्रकार की चीजें लाई गई। यानी सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर, याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर क्या किया जाएगा? अलग अलग विधि अप्लाई किया जाएगा। या सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर क्या होगा कि कानून में विभेद किया जा सकता है, कानून में अंतर किया जा सकता है, ये बात कह दिया गया। कानून में विभेद किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यही 2 आर्टिकल है जो आर्टिकल 14 में है। बढ़िया से आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, यहां पे ये कह रहा है कि सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे हम, सभी के साथ समान व्यवहार। जबकि यहां पे ये क्या कह रहा है कि अगर परिस्थितियां अलग हों, सामाजिक परिस्थितियां अगर अलग हों, तो कानून में अंतर लाया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा। यहां बोल रहा है कि भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं, जबकि यहां क्या कह रहा है? सकारात्मक भेदभाव। समझिए, अंतर को समझिए। समझ में आ रही मेरी बात ना? तो इस तरीके की बात है। यानी जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जो कमजोर समुदाय के लोग हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी किए जाने की का प्रोविजन किया गया है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 14(2), जो विधियों का समान संरक्षण का जो कंसेप्ट है उसके आधार पर। यह है आर्टिकल 14। ज्यादा समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन विधि के समक्ष समता का कुछ अपवाद है। आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा दूं, है ना। तो विधि के समक्ष समता का अपवाद, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं वो जरा देख लीजिए। तो एक्सेप्शंस में जैसे 1 नंबर एक्सेप्शंस, कुछ जो विशेष अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति तथा गवर्नर को दिए गए विशेषाधिकार आर्टिकल 361 में दिया गया है। कुछ विशेष छूट दिया गया है आर्टिकल 361 में, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो ये सब बातें होंगी, जैसे न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा वगैरह वगैरह। कार्यकाल के विरुद्ध इन दोनों पर आप किसी प्रकार का जो आपराधिक कार्रवाई न तो आरंभ होगी, न ही मतलब चलेगी, इस तरीके की बात कह दिया गया है ना। 2 महीना पूर्व आपको नोटिस देना होगा, इस तरीके के कुछ अपवाद दिए गए हैं, है ना। एक राष्ट्र क्या हो गया, और क्या कह सकते हैं हम इसमें, और थोड़ा अगर एलेबोरेटेड फॉर्म में अगर कहें तो हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी जब पद की शक्तियों का प्रयोग करेगा, ये दोनों जब पदावधि में रह के किए गए कार्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ये प्रिविलेजेस हैं कुछ, नहीं होगा, ये बात है।
जब ये पद पर रहेंगे तो इन पर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस यानी आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। अगर आप किसी प्रकार का मान लीजिए, अगर आप किसी प्रकार का कोई सिविल केस इसमें चलाना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीना पहले इनको प्रायर नोटिस देना होगा, है ना। सिविल केस अगर करना चाहते हैं तो 2 मंथ्स प्रायर नोटिस देना होगा। ये सब चीजें इसके कुछ अपवाद हैं 14(1) की विधि के समक्ष समता के, तो याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं आर्टिकल 15 की ओर। आर्टिकल 15 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल, एक आर्टिकल खत्म हुआ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? बहुत इजीली चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि विभिन्न आधारों पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। विभिन्न आधारों पर भेदभाव जो किया जाता है उस भेदभाव पर प्रतिबंध किया गया है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बहुत सिंपल, एक बात समझिएगा। लिखा हुआ है 15(1) में, 15(1) में लिखा हुआ है राज्य केवल, देखिए कैसे शब्द का जिक्र किया गया, राज्य केवल ध म ज ल ज के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। किसी आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। यह है 15(1). अब देखिए इसमें क्या है, जो है, ध का मतलब क्या हो गया? धर्म, ठीक है। म मूल वंश यानी वंश, ज जाति, ल लिंग और ज यानी जन्म स्थान। स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य केवल मतलब केवल, और भी बाकी बहुत सारे आधार पर। अब जैसे कोई ग्रेजुएट है, कोई नॉन ग्रेजुएट है, तो विभेद तो होता ही है। तो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा, ये बात कह रहा है। केवल शब्द का मतलब यह है कि बाकी चीजों के आधार पर, जैसे शैक्षणिक योग्यता हो या शारीरिक योग्यता हो, इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कुल मिलाकर के बातें यही है। करेक्ट है ना? समझ में आई मेरी बात? ये बातें इस तरीके से 15(1) है। ये ऐसे ही है 15(2) में क्या कह रहा है वो जरा देख लीजिए। थोड़ा जो काम की चीज है उसको देख लीजिए। तो 15(2) कह रहा है कि आप क्या करेंगे, माना किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर दुकान, रेस्टोरेंट्स, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कुआं, तालाब जिसमें सार्वजनिक या आधा, मतलब जिसमें पूरा या आधा भी अगर सरकारी पैसा लगा है, तो ऐसी चीजों पर किसी व्यक्ति को मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति की एंट्री को नहीं रोक सकते, ऐसी बात है। तो कुल मिलाकर मैं ये बस एक लाइन लिख दूं कि सार्वजनिक स्थानों पर उपरोक्त आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये कह रहा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कुआं, तालाब, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 15(2) है। समझ में आई बात? 15(3) में क्या कह रहा है? 3 में एकदम बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 15(3) में?
कि कुछ विशेष मतलब राज्य के द्वारा वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अब देखिए यहां राज्य द्वारा वंचित वर्गों के लिए वर्गों हेतु विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात? विशेष प्रावधान किया जा सकता है। यहां देखिए आर्टिकल 14(2) विधियों का समान संरक्षण, मतलब हम सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं, सकारात्मक समानता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 15(4) क्या कह रहा है? इसमें महिला, बच्चे, ये सब आ जाएंगे। 15(4) क्या कह रहा है? 15(4) बहुत इजीली ये बात कह दिया कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन का 2 आधार के बारे में जिक्र किया गया है। रूप से पिछड़े वर्ग, साथ साथ SC और ST के लिए राज्य क्या करेगा? राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर देखिए ये विधियों का समान संरक्षण एक प्रकार का सकारात्मक भेदभाव, जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, शब्द नहीं लिखा हुआ है, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड पीपल हैं, SC हैं और ST हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये सब बातें कर दी गई हैं, याद रखिएगा। करेक्ट? तो यहां पे ये दोनों में आप क्या देख रहे हैं? ये दोनों में है 14(1) विधि के समक्ष समता, और इधर आकर के 14(2) है विधियों का समान संरक्षण के इंप्लीमेंटेशन नजर आएगा। थोड़ा सा और एक और आर्टिकल है 15(5). देखिए 15(5) मूल संविधान में नहीं था, 93वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहली बात, ये मूल संविधान में नहीं था। किसमें जोड़ा गया? 93वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा जोड़ा गया। द्वारा क्या किया गया है? इसको जोड़ा गया है। और इसमें क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो बस इतनी बात कर दी गई कि जो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की घोषणा, एक तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं में आप क्या कर सकते हैं? आरक्षण दे सकते हैं। तो राज्य क्या कर सकता है कि जो शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, यानी फिर से एक बार आपने ये देखा कि 15(1) और 15(2) विधि के समक्ष समता, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15(3), 4, 5 स्पेशल सिचुएशन में, स्पेशल कंडीशन में राज्य भेदभाव कर रहा है, समाज में समानता ही लाने के लिए भेदभाव कर रहा है, सकारात्मक भेदभाव कर रहा है, और विधियों का समान संरक्षण उसको कहेंगे। ये है आर्टिकल 15। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 16 पे आइए, आर्टिकल 16 पर आइए। चलिए, अनुच्छेद 16, इसमें क्या है? राज्य नियोजन में अवसर की समानता। और राज्य नियोजन में अवसर की समानता करने का मतलब, एक लाइन में करें तो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। बोला कि आप किसी मतलब किसके आधार पर, तो आप क्या कर सकते हैं? तो जाति, धर्म, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास, ऐसे आधार पर आप नहीं करेंगे। ये 16(1) कहता है। इसी में भी कई आर्टिकल है जिसमें एक 16(4) बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 16(4) क्या कहता है वो जरा जान लीजिए। वास्तव में 16(4) ये कहता है कि अगर आप
एक मिनट, 16(4) क्या कहता है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, यानी जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, SC है, ST है, इन सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और मान के चलिए कि अभी वर्तमान भारत का सबसे विवादित अनुच्छेद के रूप में 16(4) को देखा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग आरक्षण के पक्ष में और कुछ लोग आरक्षण के विरोध में खड़े हो जाते हैं। दो अलग अलग धड़ है, दो अलग अलग विचारधारा है। कुछ आरक्षण का विरोध करते हैं और कुछ आरक्षण का समर्थन करते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में एक और बात समझ लीजिए, SC ST तो चलिए डिफाइंड है, लेकिन सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यानी जिसको आप बैकवर्ड क्लास कहेंगे, पिछड़ा वर्ग कहेंगे, ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन होगा। और इसके डेफिनेशन के लिए कई प्रयास किए गए। जैसे एक प्रयास तो ये हुआ जिसको आप कहते हैं, एक है काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग कब बनाया गया? 1953 में, 1953 में बनाया गया। किंतु बात है, इसने स्पष्ट कहा कि जाति को पिछड़ापन का आधार हम नहीं मान सकते, किंतु यह आयोग किसी विशेष निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका ये, तो इसलिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब एक और आयोग की स्थापना हुई जिसको आप कहते हो मंडल आयोग, मंडल कमीशन। ये कब? तो 1979 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसने अपने रिपोर्ट दिए और अंत में याद रखिएगा, इसी के सिफारिशों के आधार पर 1990 में भारत में आरक्षण का एक और चैप्टर की शुरुआत हुई। तो भारत में OBC आरक्षण 27% OBC आरक्षण 27% को शुरू किया गया, लागू किया गया। ये थोड़ी सी आपको इन सब चीजों का ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा 16(3) भी लगे हाथ थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। आर्टिकल 16(3) क्या कहता है? कह रहा है कि नियुक्ति जो होगी, नियुक्तियों में निवास विषयक शर्त भी थोपा जा सकता है। निवास विषयक शर्त कहने का मतलब यह है कि डोमिसाइल का जो कंडीशन है, शर्त लगाया जा सकता है। और इसका मतलब यह है कि भले ही आर्टिकल 16(1)(2) कुछ कह रहा हो, आर्टिकल 16(3) ये कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? भेदभाव कर सकते हैं, 1932 के खतियान को ला सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि वो कर कौन सकता है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। कह रहा है ये अगर कोई करेगा तो संसद करेगा, विधि द्वारा संसद करेगा। ये जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि अगर राज्यों पे छोड़ दिए होते तो शायद रीजनलिज्म डेवलप होता, क्षेत्रवाद डेवलप होता, अलगाववाद डेवलप होता, ऐसी भावनाएं आती। इन्हीं सब चीजों से इंस्पायर होकर के संविधान सभा ने यह तय किया कि संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकता है। ये बात है 16(3) में ऐसा कहा गया है। इससे ज्यादा बात अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आरक्षण एक अलग टॉपिक है, उस पर आऊंगा तो फिर बहुत बड़ा विषय चला जाएगा, ये टॉपिक हम अपना भटक जाएंगे, इसलिए मैं इससे ज्यादा अब नहीं। आइए आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17, इस आर्टिकल 17 के जरिए क्या किया गया है बताइए जरा मुझे। तो आर्टिकल 17 के जरिए एक्चुअली क्या किया गया? अस्पृश्यता का अंत किया गया है ना। क्या किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अस्पृश्यता का किसी भी रूप को दंडनीय अपराध माना गया है।
अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत का अंत किया गया है। कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे छुआछूत को बढ़ावा मिले। किसी भी अस्पृश्यता का कोई भी रूप जो है वो एक दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। यह याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत, ये जो अधिकार है आर्टिकल 17 एक निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट। इसका किसी भी हाल में किसी भी तरीके से इस पर कोई माने टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं होता है। ये पूरी तरीके से क्या है, एक तरीके से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता इस अधिकार में। प्रतिबंधों, इस अधिकार में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता। मतलब बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है कि अस्पृश्यता समाज में ना हो। हमको, मेरा उद्देश्य क्या है, समानता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात ना। एक बहुत असमानता है कि एक बहुत बड़ा आधार भारतीय समाज में अस्पृश्यता है, छुआछूत है। इस पर किसी प्रकार का कोई चीज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर के याद रखिएगा बहुत सारी चीजें आई हैं। एक लाया गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, एक कानून लाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अधिनियम 1955 लाया गया। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कानून, जो विधि बना सकता है, कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। और वो है अनुच्छेद 35 में ऐसा लिखा हुआ है। और पार्लियामेंट ही अपने उसी अधिकार का, अपने उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कानून इसको लाए, जो बाद में सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 के नाम से जाना गया। इसका नाम बदल दिया गया और क्या कहा गया? सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 के नाम से जाना जा रहा है। अब तक सबसे अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न इसी से, मोस्ट ऑफ द टाइम अब तक सबसे अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, ये हो गया। हम पीटी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। आर्टिकल 18, इसमें क्या हुआ है? उपाधियों का अंत के बारे में बात की गई है। उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधि का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भारत का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, बहुत सारी उपाधियों का एक उनके यहाँ कल्चर है, वीआईपी कल्चर इसको कहते हैं। राय बहादुर, तो कैसर हिंद, ऐसी कई उपाधि दे करके क्या करते थे, भारतीय समाज के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको वो अपने पाले में रखते थे और समाज का एक तरीके से, हम समाज में असमानता ले आते थे, विभाजन कर देते थे। अब चूंकि भारतीय स्वाधीनता, जो भी जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। उन्होंने इन उपाधियों का मतलब नकारात्मक प्रभाव देखा कि इससे समाज क्या हो जा रहा है, बंट जा रहा है। तो इन्होंने स्वतंत्र भारत में बोला किसी भी प्रकार का उपाधि, अपवाद में केवल कौन कौन? 2 भाग, कि भाई केवल शिक्षा और सेना, एजुकेशन एंड मिलिट्री। मिलिट्री में देखिए कोई कर्नल होगा, कोई ब्रिगेडियर होगा, वहां पे चल सकता है। शिक्षा में कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, इनको छोड़ करके किसी भी प्रकार की उपाधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही बात कहा गया है। कोई भी विदेशी राज्य से आप उपाधि नहीं ले सकते, और अगर ले सकते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति से ही ले सकते हैं। तो 4 प्रकार का सम्मान प्रारंभ किया गया था 1954 में। कौन कौन 4 प्रकार का बता सकते हैं? कौन कौन 4 प्रकार का? तो एक है भारत रत्न, एक है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 प्रकार के शुरू किए थे 1954 में। सम्मान, माइंड इट, इसको आप उपाधि नहीं बोलेंगे। समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाएगा ताकि बाकी लोग भी ऐसे काम को करने के लिए तत्पर हों, इंस्पायर्ड हों, प्रेरित हों। इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जब आप उपाधियों का अंत है तो फिर ये सब उपाधि भी, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि उपाधि नहीं बल्कि क्या है, ये
सम्मान है और अच्छा करने वालों को सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे समाज के बाकी लोग भी अच्छा करने को प्रेरित होते हैं। यह है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार। 14, 15, 16, 17, 18, 14 क्या कहा गया? 14 में समानता का अधिकार देख लीजिए जरा, लास्ट एक लाइन में। इसको मैं 1 मिनट में क्या कर रहा हूं? कंक्लूड कर रहा हूं। इसमें क्या देखिए कितने आर्टिकल हुए? तो 14, 15, 16, 17। 14 को अभी रहने देते हैं। 15, 16, 17, 18 देखिए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और 18। इसमें क्या हुआ है? तो भाई आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं इन आधारों पर। इसमें क्या हुआ है? तो सरकारी नौकरियों में समानता, ठीक है। इसमें क्या दिया गया? पहुंच की समानता। आप किसी को कहीं मैंने जैसे कोई सार्वजनिक जगह है वहां पे आप नहीं मना कर सकते हैं। इसमें क्या कर दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। और इसमें क्या कर दिया गया है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत कर दिया गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब देखिए, समझिए मेरी बात को। अगर आप गौर करके देखेंगे तो 15 और 16 वास्तव में अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। जबकि अगर आप 17 और 18 की बात करेंगे तो ये प्रतिष्ठा की समानता की बात करता है, राइट टू इक्वल स्टेटस की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है उसमें अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, इसके बारे में बात की गई है। एक तरफ समानता और दूसरे तरफ सकारात्मक भेदभाव, इसकी बात की गई है। तो कुल मिलाकर के जब भी आप समानता का अधिकार की बात अगर आप करते हो, समानता का अधिकार की बात अगर आप करते हो, तो अगर इसको एक ऐसे गोला में छापेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। एक में अवसर की समानता, एक में प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। एक में विधि के समक्ष समता की बात की जा रही है और एक में सकारात्मक भेदभाव की बात की जा रही है। जब आप इतने चीजों को मिला देंगे तो वास्तव में समानता का अधिकार है। मैं सब इसलिए छाप ले रहा हूं, बता दे रहा हूं। इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है 20 मार्क्स का। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके से आपको डिटेल में बता दे रहा हूं। तो यही है समानता का अधिकार।